रेडॉक्स टाइट्रेशन वर्ड क्या है, आपको लैब में जरूर कराया जाएगा। जो लोग भी स्कूल जा रहे हैं उनको 11th या 12th में टाइट्रेशन जरूर कराया जाता है। मतलब इसके बिना आपका 12th का प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। ये एक मस्ट प्रैक्टिकल है बोर्ड के एग्जाम में। तो पहले तो मैं आपको लैब में लेके चलती हूँ, ये होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसके नाम का क्या मतलब है, करना क्या होता है मुझे। मान लीजिए मेरे पास एक कंडीशन ऐसी आती है कि मुझे पहचानना है ये जो चीज है ये है फेरस सल्फेट, लेकिन इसकी मोलैरिटी कितनी है मुझे पता नहीं, राइट। टू आइडेंटिफाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन, जहां मैं वर्ड बोलूंगी क्वेश्चन में अननोन, अननोन का मतलब ये नहीं है कि वो है क्या चीज, वो तो हमने इंपेरिकल फॉर्मूला से मोल कॉन्सेप्ट में निकाल लिया, इसमें कार्बन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है, नाइट्रोजन इतने परसेंट है और हाइड्रोजन इतने परसेंट है। तो वो इंपेरिकल फॉर्मूला वाला टेबल बना के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लाए हमने, पहचान लिया ये क्या है, लेकिन ये कितना है अगर मुझे वो पहचानना है तो उसके लिए आता है टाइट्रेशन। तो पहली चीज, टाइट्रेशन लाए क्यों, व्हाई डू वी नीड इट एट ऑल। किसी भी अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालना, मान लीजिए ब्लड में एक कंपाउंड मिला जिस जो कि किसी एक डायग्नोसिस की वजह बना, लेकिन आपकी ब्लड में वो है कितना, उसी हिसाब से मेडिसिन की डोसेज डिसाइड होगी। तो यू नीड टू नो दैट कॉन्सेंट्रेशन कि आपके ब्लड में वो जो चीज है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, चाहे वो ब्लड ग्लूकोज ही है, राइट। आप देखते हैं बड़े ऑटोमेटिक आजकल आ गए हैं, लेकिन अगर कन्वेंशनल कंजर्वेटिव तरीके पे जाएं तो ब्लड का टाइट्रेशन अगर मैं करके उसमें ग्लूकोज से पता लगाऊं कि ग्लूकोज है कितना, तभी तो मुझे पता चलेगा इतने ग्राम था जबकि होना नहीं चाहिए था, मतलब इंसुलिन इज नॉट वर्किंग। तो कहीं पर भी अननोन वर्ड आज जो आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी के लिए आएगा, वो कंपाउंड पहचानने के लिए नहीं आएगा। तो किसी भी एक्स वाई जेड सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालनी है तो वी हैव सिंगल टर्म दैट इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन दो तरह की मिलेगी, एक रेडॉक्स और एक एसिड बेस। रेडॉक्स टाइट्रेशन इस चैप्टर में होगी, एसिड बेस टाइट्रेशन अगले चैप्टर में होगी, और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन तीसरी जो है वो 12th में होगी। और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बहुत टफ और लंबी है, उसको हमने 2 साल के अंदर अंदर कुछ कहीं से हेल्प लेके मैंने 10 मिनट का एक शॉर्टकट दिया है जिसमें कि आप 10 मिनट में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सेम शॉर्टकट मैं यहां लेकर आई हूं, ठीक है। तो अब ये समझिए, मेरे को कोई भी अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला सब्सटेंस दे दिया उसको कहा जाता है एनालाइट, जिसको आप एनालाइज करने जा रहे हो कि कितना है, या उसको कहा जाता है टाइट्रेंड। डी, टाइट्रेंड या एनालाइट वो है जो तुम्हें लैब असिस्टेंट पकड़ाएगा, लो जी कॉपर सल्फेट है निकालो इसकी, या फेरस सल्फेट, अक्सर स्कूल्स में सबसे ज्यादा फेरस सल्फेट दिया जाता है, या ऑक्सैलिक एसिड, ये दो ज्यादा दिए जाते हैं, इजीली अवेलेबल केमिकल है, नॉन रिस्की केमिकल है। तो आपको फेरस सल्फेट की सोल्यूशन आपके लैब असिस्टेंट ने बना के दे दी और आपको प्रैक्टिकल सबमिट क्या करना है, इसकी मोलैरिटी M/10 है, M/3 है, M/100 है, वोटेवर, वो मोलैरिटी निकाल के देनी है। इसके 80% न्यूमेरिकल्स में आपको करा चुकी हूँ, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, उसमें सिर्फ वो एन फैक्टर वाले मुझे अब कराने हैं। तो ये टाइट्रेंड एनालाइट आप लैब में लेकर आए, जिसका वॉल्यूम हमेशा आपको पता होता है, एक की दोनों चीजें नहीं निकाल सकते, दो वेरिएबल नहीं डील कर सकती मैं। तो इसका वॉल्यूम आपको अक्सर स्कूल लैब 12th प्रैक्टिकल में 20 ml पकड़ाते हैं, एक स्टैंडर्ड है, 20 ml सोल्यूशन आपको पकड़ाई, जाओ अब करो। अब आप क्या करोगे, ऐसा एक स्टैंड पर इस तरह की एक बड़ी ग्लास ट्यूब फिट करके अपैरेटस आपको दिया होता है, उसके अंदर यहां पर मार्किंग बनी होती है अक्सर 100 ml की। 100 ml उसके अंदर एक, अगेन कुछ भरना है मेरे को, क्योंकि चैप्टर मेरा रेडॉक्स है, मैं डील कर रही हूँ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे पता है फेरस सल्फेट जो आप दे रहे हो Fe2+, उसको बहुत आसानी से Fe3+ में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो मैं ऊपर क्या लूंगी, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको ऑक्सीडाइज करके देखूंगी। वो मेथड अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो मैंने ऊपर क्या भर लिया, एक कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपको कॉमनली मिलने वाले हैं, K2Cr2O7 और KMnO4, जो आपने बैलेंसिंग में भी किया। आज आपको बैलेंसिंग का भी शॉर्टकट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बैलेंसिंग आए इस रास्ते से करना, स्टेप्स टू साइड में कर देना, वो सिर्फ स्कूल और सब्जेक्टिव पेपर के लिए। तो मैंने यहां पर एक ऐसी चीज ली जो कि अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगलों ने पकड़ा दिया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री करना है।
तो मैंने यहाँ पर एक ऐसी चीज ली जिसकी जो मेरे को नोन है, नोन माने जिसकी मोलैरिटी, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन एक स्टैंडर्ड है। तो इनको अक्सर किस नाम से दिया जाता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टाइट्रेशन जब हम टॉपिक पढ़ रहे होते तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? आप इसकी मोलैरिटी भी जानते हो, वही जो स्टैंडर्ड लैब्स में पड़ी होती है, आप वॉल्यूम तो खुद ही भर रहे हो, जानते हो, राइट? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है अक्सर जो ब्यूरेट में भरी जाए, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता हो, वॉल्यूम तो आप अभी निकाल ही लेंगे, भरेंगे आप खुद, आपको पता है आप कितना भर रहे हैं। सो ऊपर जो रखी हुई ब्यूरेट में रखी हुई सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं टाइट्रेंट, और नीचे वाले एनालाइट को बोलते हैं टाइट्रेंड, राइट? टाइट्रेंट और टाइट्रेंड, इसके कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों मेरे हाथ में है। कितना अच्छा मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, कितना प्रिसाइज, उतना मेरी वॉल्यूम प्रिसाइज, और उसी हिसाब से मेरा आंसर प्रिसाइज। तो यहां पर मैंने इस तरह से दो अलग अलग कलर लिखे। वाई आई एम यूजिंग टू कलर्स? क्योंकि मेरी कोशिश क्या होती है, जो कोई एक है वो कलर्ड सॉल्यूशन हो। हम इसी हिसाब से ऊपर क्या भरना है ये चूज करते हैं, एक कलर्ड हो कि आंखों को दिख जाए आपके। सो एनीवेज, अभी अभी इन कलर्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि पर्पल और पिंक ही होते हैं, नहीं, अभी सिर्फ कि दो डिफरेंट हैं, बस वो दिखाने के लिए मैंने कलर कर दिया। अब क्या करूंगी मैं, सोचो। नीचे का वॉल्यूम मेरे को पता, ऊपर का मोलैरिटी मेरे को पता, वॉल्यूम भी मैं बड़े आराम से पता लगा लूंगी। किस चीज का वॉल्यूम? अभी बात करते हैं। नीचे का वॉल्यूम मेरे को पता, नीचे की मोलैरिटी मेरे को निकालनी है। अब मैंने जो ऊपर लिया और नीचे लिया, इन दोनों को रिएक्ट करूंगी। नीचे कॉनिकल फ्लास्क रखा, ब्यूरेट में एक छोटा सा, बहुत अच्छा ये ब्यूरेट एक अपैरेटस है, इसमें छोटा सा टैप होता है। इस टैप को धीरे से खोला और 3-4 ड्रॉप्स आने दिए और बंद कर दिया। इस कॉनिकल फ्लास्क को ऐसे शेक किया। कॉनिकल फ्लास्क जो भी आपको दे रखा है, मान के ये चलिए वो कलरलेस सोल्यूशन दी है आपको, फेरस सल्फेट की, ऑक्जेलिक एसिड की, या जिसकी भी, बिल्कुल पानी जैसा दिखने वाला। जैसे ही आपने 5 बूंदे ऊपर जो मैंने लिया है, किसी एक में तो मैं कलर लूंगी, पिंक कलर लिया है मैंने। यूजली आपके जो स्कूल में कराएंगे वो KMNO4, और KMNO4 मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, पुराने जमाने में लाल दवाई के नाम से जाना जाता था। सब्जियां और फल उसमें डुबोते थे ताकि पेस्टिसाइड का इफेक्ट निकल जाए। या स्विमिंग पूल में आप एंटर करते हैं तो वो जो पिंक कलर का सोल्यूशन बॉक्स में रखा होता है वो ये KMNO4 होता है, पिंक कलर का। ऊपर मैंने पिंक कलर का सपोज KMNO4 डाल दिया। एक एक ड्रॉप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, 2-2 3-3 ड्रॉप डाल रही हूँ, शेक कर रही हूँ, पिंक कलर डिसअपियर्स। फिर डाल रही हूँ। इसका मतलब क्या, जो आप डाल रहे थे वो इसको कंज्यूम कर रहा है, या ये उसको कंज्यूम कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है। मैं तब तक डालती जाऊंगी जब तक ये कंप्लीटली खत्म ना हो जाए। जब ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, मतलब इसको जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे ऑक्सीडाइज होने के लिए, मतलब इसने जितने इलेक्ट्रॉन लूज करने थे ऑक्सीडाइज करने के लिए, उतने ऊपर से आने वाले ने गेन कर लिए। तो इसका पिंक कलर जैसे जैसे मैं डालती जाऊंगी डिसअपियर होता जाएगा, होता गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब थोड़ी देर बाद हमें बहुत स्लो करना पड़ता है स्पीड को, बहुत स्लो, क्योंकि एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा डल गई तो मेरा वॉल्यूम अलग आ गया, वॉल्यूम अलग आ गया तो मेरी मोलैरिटी अलग आ गई, और फिर मुझे रिपीट करना पड़ता है, और 3 बार के रेपिटेशन का एवरेज देना पड़ता है। एंड पॉइंट आता है। एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, जब कंटेंट इन द फ्लास्क रिएक्ट कंप्लीट, जब फ्लास्क में लिया हुआ कंटेंट रिएक्ट्स कंप्लीट। और वो कैसे डिटेक्ट होगा, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो ड्रॉप्स डाले जा रही हूँ, शेक किए जा रही हूँ, या तो कोई सडन कलर चेंज होगा। अब आप ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए ऊपर भी कलरलेस दिया, नीचे भी कलरलेस दिया, और अगले चैप्टर में एसिड बेस में होना यही है, मैं ऊपर दूंगी NaOH और नीचे दूंगी HCl, एक का भी कलर नहीं है। फिर हमें उसके लिए कुछ इंडिकेटर डालने पड़ते हैं। क्लास 10th में आपने इंडिकेटर पढ़े होंगे, जिसमें हल्दी भी आपको एक इंडिकेटर बताया गया होगा, चाइना रोज भी आपको इंडिकेटर बताया गया होगा, लिटमस भी आपको इंडिकेटर बताया गया, और शायद फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज भी। फिनोफ्थलीन डालते हैं हम वो अगले चैप्टर में, कि वो फिनोफ्थलीन की केमिस्ट्री क्या है, कि जैसे एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा डली, आधी ड्रॉप भी एक्स्ट्रा डली, फिनोफ्थलीन एकदम से पिंक कलर दे देगा कि रुक जाओ। वो बहुत लाइट पिंक कलर जब आता है तब समझ आ जाता है जी एंड पॉइंट आ गया, अगर मैंने इंडिकेटर यूज किया तो। लेकिन इस चैप्टर में मैं इंडिकेटर नहीं यूज कर रही, क्यों? क्योंकि मेरे पास जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं बाई चांस सबका खुद का कलर है, तो सेल्फ इंडिकेटर वाला सिस्टम आ गया, मेरा झंझट खत्म। तो KMNO4 जो मैंने लिया ऊपर पिंक, अच्छा डार्क पिंक कलर होता है उसका, वो एक एक ड्रॉप डालते गई, गायब होती गई, गायब होती गई, गायब होती गई। थोड़ी देर बाद मैं बहुत ध्यान से अगर ड्रॉप डालूंगी तो मुझे दिखेगा, एक ड्रॉप डलते ही, बहुत प्रॉपर सनलाइट में देखना पड़ता है, हल्का सा पिंक टिंज आ गया तो आपका टाइट्रेशन खत्म हो गया।
जितना भी नीचे था फेरस सल्फेट सारा रिएक्ट कर चुका है। वो KMnO4 की पिंक ड्रॉप फालतू पड़ी है, जो इतनी बड़ी सॉल्यूशन में आपको बहुत लाइट पिंक दिख रही है। वहां पे आपको टैप को क्लोज करके इमीडिएट रीडिंग लेनी पड़ेगी। और जिसने चला दिया नलका, तो करे जाओ 10 ml तक तो मेरे पड़ोसी के उसमें देख लूंगी मैं। 100 ml, अच्छा तेरे 25 ml तक नहीं आया, इकट्ठा 25 ml चला देते हैं। हमने किया है, लैब में यही काम किया, इकट्ठा 25 ml चला दिया कि बाकी का बाद में स्लो कर लेंगे, पहले तो हम 25 ml चला देते हैं। कौन एक 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 ड्रॉप करके 25 ml का मैनेज करे? दिस इज अ कॉमन मैनिपुलेशन इन लैब, एवरीबडी डज दिस, शुड नॉट बी, बट हम सारे यही करते हैं। तो ये जो इकट्ठा नलका चला दिया, मतलब आपका प्रिसीजन सर्टेनली, आपका हाथ ही नहीं सेट हुआ। फिर अचानक उस वक्त आपसे एक ड्रॉप नहीं गिरेगी, आपको प्रैक्टिकल रिपीट करना पड़ेगा और आपके रिजल्ट पे इफेक्ट आ सकता है। लेकिन अब मैं लैब से बाहर आती हूँ, मुझे पता था 20 ml आपने ये दिया, जैसे ही उसमें लाइट पिंक कलर आया मैंने उसको बंद कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कि ये एंड पॉइंट आ गया, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। मैंने नलका बंद करके यहां पर वैल्यू नोट कर ली, कितना ml यूज हुआ। सपोज 45 ml या 35 ml यूज हुआ, यानी इसकी यहां जो मौजूद था उसकी मोलैरिटी तो मेरे को लैब नहीं बता के दी थी स्टिकर चिपका के, जी हम आपको 0.1 मोलर KMnO4 दे रहे हैं। वॉल्यूम मैंने पता लगा लिया। M1V1 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। इसके कितने मोल्स नीचे गए? अच्छा, नीचे वाले की वॉल्यूम मेरे को पता है क्योंकि 20 ml नाप के दिया है। और इसकी मोलैरिटी मेरा टाइट्रेशन का सोल अकेला पर्पस यही है, टू नो द कॉन्सेंट्रेशन। मुझे पता है ऊपर रखे हुए ब्यूरेट में रखे हुए सामान के नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं वो शायद इससे मैच करें। ऑफ कोर्स नहीं मैच करेंगे, इनफैक्टर लाना पड़ेगा, हमें पता है, इक्वेट करना पड़ेगा, बट सिंपल इक्वेशन ये यूज होती है। जितने मोल्स उसके, मतलब इसके पीछे सिर्फ अभी मैं आपको प्रिंसिपल बता रही हूँ, अभी इसको यूज करेंगे। सो इस तरह से आप सोचिए, जो ब्यूरेट में था उसके तो दोनों मेरे को पता चल गए, और जो नीचे फ्लास्क में था उसका वॉल्यूम मुझे पता था, मैं ये निकाल सकती हूँ। आपको लैब में जाके इस फॉर्मूले में से सिर्फ एक चीज ढूंढनी थी, और वो क्या? वॉल्यूम, कितना यूज हुआ। बाकी तो लैब वालों ने दिया है, तो आपका काम टाइट्रेशन में सबसे कम है। और वो क्या? सिर्फ वॉल्यूम निकाल लो, ब्यूरेट में कितना, लैब खत्म। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में जो प्लेन पेज पे कैलकुलेशन करते हैं ना, वो अपनी अब थ्योरी शुरू होती है। तो ये तो लैब का डायग्राम मैंने दिखा दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ब्यूरेट ऐसी ही मिलेगी। और आपको 12th में मस्ट है ये प्रैक्टिकल करना होगा, तो उस दिन ये एक बार जरूर दिमाग में ले आना कि टाइट्रेशन जिस दिन करें तो उसकी पूरी थ्योरी मैं आपको दे रही हूँ। मतलब आप लैब मैनुअल भी ना पढ़े तो भी आपको पूरी पूरी की पूरी थ्योरी यहाँ मिलेगी। तो अब मैंने मान लिया कि ठीक है, आपने मेरे को बता दिया टाइट्रेशन का बेसिक क्या है। हमारे सिलेबस में 4 तरह की टाइट्रेशन है। 4 तरह की टाइट्रेशन में ये पहली टाइट्रेशन है, नोट करिए इसको। आई हैव सम अर्जेंट कॉल कमिंग, लेट मी टेक दैट, इसे नोट करिए। हेलो। तो सबसे पिछली स्लाइड नोट करने की जरूरत नहीं थी, वो सिंपल आपके लिए लैब था। अगर कर भी ली तो ठीक है, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। पिछली स्लाइड तो सिर्फ इसलिए कि टाइट्रेशन टॉपिक को हमेशा याद किससे रखेंगे। तो बनाइए फिर जरा, मैं करती हूँ। सेम ही है बिल्कुल, नंबर 1 ही खोल के गई हूँ क्या मैं? चलो करो, अगले में मत नोट करना उसको, करो। बस इस स्लाइड का पर्पस एक ही है, आपको टाइट्रेंट पता रहे, एनालाइट पता रहे, टाइट्रेंट पता रहे, और व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंस पॉइंट ये पता रहे। ये मान के चलिए ऐसे टॉपिक्स में जो भूल जाते हैं, ये कम यूज होता है, भूल जाते हैं ये, तो इसको हमेशा अच्छा नोट करिए। और
कोई भी आपके फ्रेंड्स में ऐसा मिले जिसको टॉपिक नहीं आता, पकड़ के उसको पढ़ाइए। इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस का एक ही तरीका है, किसी को पढ़ा दो, दोनों का भला। When one teaches, actually two learns। ये हमेशा याद रखिएगा, जब एक पढ़ाता है तो सीखते दोनों हैं। ये टॉपिक उनमें से है कि अपने किसी फ्रेंड को पढ़ा के उसका भी भला करो, तुम्हारा तो डबल भला होगा उसमें। करिए नोट। बहुत ज्यादा दिल से डायग्राम बनाने मत लग जाना, सिंपली नोट करिए। लोग शेड वेड भी कर रहे हैं, क्विक, और वो भी पिंक कलर से, क्विक। आ गया सबके पास? End point, equivalence point, or when content in flask react complete, which is detected by indicator usually। और यहाँ पर हम जो जिस टाइट्रेशन पे अपने सिलेबस में शिफ्ट होने वाले हैं वो सेल्फ इंडिकेटर्स वाली हैं। चलिए, अब इससे ज्यादा नहीं स्लो कर सकते हम लोग, ठीक है। सो आपके पास M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 है, तो टाइट्रेशन है। अब इसके आगे चलते हैं। पहली टाइट्रेशन क्या है? अब ये डायग्राम दोबारा मत बनाना, लेकिन एक चीज जरूर कर लीजिएगा कि अब इस टाइट्रेशन की हेडिंग डाल लीजिए, पोटेशियम पर मैंगनेट टाइट्रेशन, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये सेल्फ इंडिकेटर है। सेल्फ इंडिकेटर है मतलब इसका कलर वलर सब मुझे इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं। इसमें ऊपर पिंक है, नीचे अपने आप पिंक आएगा, वो मेरा एंड पॉइंट होगा। हाँ, अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल की तरफ जाने से पहले आपको ये दो फॉर्मूला सबको पता होने चाहिए, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या है, जो मैं काफी डिटेल में दो दो बार करा चुकी हूँ। सो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपके पास आना चाहिए। अब ये कोई इंफॉर्मेशन लिखने वाली चीज नहीं, इसलिए प्लीज डोंट राइट दिस, सिर्फ हेडिंग चाहिए मेरे को कि पोटेशियम पर मैंगनेट टाइट्रेशन, दैट टू विद सेल्फ इंडिकेटर। और कुछ प्लीज दोबारा मत बनाना, अपने दिमाग पे भरोसा रखना, इतना मत घिसाना। बस ये बात सबको पता होनी चाहिए, टाइट्रेशन तब तक की जाती है जब तक फ्लास्क वाला कंटेंट कंप्लीटली रिएक्ट ना हो जाए। आई होप यू पीपल आर नॉट राइटिंग दिस। आई नीड ओनली मोलैरिटी का फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब यहां पर जस्ट मैंने क्यों लिखा है ऊपर KMnO4, आगे पूरा यही चलना है। नीचे के कंटेंट में बदलती जाऊंगी डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, कहीं फेरस सल्फेट, कहीं कॉपर सल्फाइड, कहीं ऑक्जेलिक एसिड, जो भी बैलेंसिंग में आपको मैंने दिए KMnO4 के आगे, K2Cr2O7 के आगे, वो सारे अब आते जाएंगे। तो अब मैं किस टाइट्रेशन पे शिफ्ट हो रही हूँ? मैं शिफ्ट हो रही हूँ पोटेशियम पर मैंगनेट की टाइट्रेशन पर। तो KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट, इसको शॉर्टकट दूंगी जो हमेशा याद रखने हैं। इसका जो डिटेल अब आपसे बात हो रही है, इस कहा था कि मैं बैलेंसिंग में आपको इक्वेशन दूंगी, लेकिन टाइट्रेशन के दौरान आपको ये रटा दिया जाएगा। और मैंने लास्ट क्लास में क्लास 12th के D&F ब्लॉक का पूरा पेज भी आपको दिखाया था। ऐसे 4 पेजेस हैं उसमें जो 12th में जाके रटने हैं, इसलिए हम पहले ही लिख देते हैं क्लास 12th का चैप्टर D&F ब्लॉक के ये 4 पेजेस हैं। जब वो कर पाते हैं तभी रेडॉक्स टाइट्रेशन कर पाते हैं। तो इट्स गुड कि रेडॉक्स टाइट्रेशन के साथ साथ वो 4 पेज मेरे अब हो जाएं, जिसपे पूरा एक लेक्चर लगता है, वही लेक्चर शुरू हो रहा है। तो अब मैं बात करूं कि जब भी आप KMnO4 लोगे, KMnO4 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ये जब भी आप लेते हो ये एक ही तरीके से बिहेव करता है अगर आपने एसिडिक कंडीशंस में लिया। इसका बिहेवियर क्या है? देखिए, KMnO4 में मैंने K हटा दिया बिकॉज इट इज स्पेक्टेटर आयन। मैंने मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने लायक आपको बना रखा है कि यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +7,
और यहां आके हो गई +2। तो आपको अब ये पता होना चाहिए, जो ब्यूरेट में मैंने ले रखा है, लिखा है स्पेशली, ये बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करना है, पर पहले समझ के, यहां से एक भी चीज आप मिस नहीं कर सकते। ब्यूरेट में जो चीज भर रखी है पिंक कलर की, उसका स्पेक्टेटर मैंने हटा दिया। मुझे पता है कि उसका 1 मोल 5 इलेक्ट्रॉन किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। देयर इज नो इफ एंड बट इन दिस। 2 चैप्टर्स डिमांड दिस, रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड डी एंड एफ ब्लॉक, और एनसीईआरटी डीएनएफ ब्लॉक की मांग दी है। तो आपको ये रटना पड़ेगा। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, सेल्फ रिडक्शन, तभी सामने वाले को ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इसको मैं कहूंगी रिडक्शन हाफ। ये तो आधा है, इसका आधा कहाँ है, फ्लास्क में। जब इसकी ड्रॉप गिरती है तो जो फ्लास्क में बैठा हुआ है वो क्या करेगा, इफ आई एम गिविंग यू द इजीएस्ट केस, मोस्ट पॉपुलर केस, फेरस सल्फेट, तो फेरस का फेरिक बनेगा। स्टॉक नोटेशन नाम की एक चीज है जो 2-3 लेक्चर में मेरे को बतानी थी, बट मेरे से मिस हुई है, और मेरे टेस्ट में मैंने स्टॉक नोटेशन डाला है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। स्टॉक नोटेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमरल्स में बताना, यानी +2 के बजाय अगर आप फेरस के ऊपर ऐसे लिख दें, तो अगर आपको अब किसी क्वेश्चन में मिले फेरस सल्फेट को रोमन न्यूमरल में लिखिए, राइट, तो इसमें आयरन की ही वेरिएबल है, बाकी सल्फेट का तो सबको पता है हमेशा -2 होता है। तो आप इसको रोमन न्यूमरल में ऐसे लिखते हैं, ये देना पड़ता है, राइट। कोई भी, मैं कॉपर सल्फाइड की बात करूं, आज जितने भी होंगे उसमें रोमन न्यूमरल में यूज करती रहूंगी। दिस इज स्टॉक नोटेशन, एनसीईआरटी में गिवन है ये बात। तो एनीवेज, अब मेरे को पता है जो फ्लास्क में है उसका तो एक ही फ्यूचर है। आयरन की 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। जब चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक बोला है, मतलब डी ब्लॉक का डिटेल, मतलब आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिटेल वहां पर है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद करनी है, 2 ही पॉसिबल हैं, +2 और +3, बोथ आर इक्वली स्टेबल। जब भी आपको +2 दिखे और उसके सामने आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आएंगे, उसका फ्यूचर डिसाइडेड है, ऑलवेज +3, नथिंग एल्स। ये आपसे अब एक्सपेक्टेड होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 1। फ्लास्क में 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है सिंगल रिएक्शन से, और ब्यूरेट से जो टपक के आ रहा है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। बट मेरे को तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन कंप्लीट के लिए बराबर करने हैं। तो इसका मतलब इसके 5 को मेरे को यहां लाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यही आपकी ओवरऑल बैलेंसिंग आप मेरे को तब दे रहे थे। 5 स्टेप फॉलो करके मैंने बिना किसी स्टेप के बता दिया, क्योंकि अब आपसे ये एक्सपेक्टेड है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर अब आए बैलेंसिंग, आप प्लीज इस तरीके से करेंगे। सारी मैं आज क्लास में करा रही हूं, सबके शॉर्टकट आपको रटा के भेजेंगे। दिस यू कैन नॉट फॉरगेट। इसका शॉर्टकट थोड़ी देर बाद दूंगी, क्योंकि अगर मैंने अभी से दे दिया, आप ये याद नहीं करेंगे, तो 12th के बोर्ड में मैं मारी जाऊंगी। वहां तो रिएक्शन मांगते हैं, वहां शॉर्टकट से नहीं चलता। तो मैंगनीज का हमेशा, सॉरी, MnO4 नेगेटिव का फ्यूचर हमेशा ये, अगर आप एसिडिक कंडीशन में लेते हैं, आपको 8 प्रोटॉन्स भी याद करना है। फॉर 12th बोर्ड्स आपको 8 प्रोटॉन्स भी याद करना है, बिना चूचा के। अब इसके बाद, ठीक है जी, इन दोनों को बैलेंस करके ओवरऑल लिख दूं बच्चों? देखो, मैंने इन दोनों को ही ओवरऑल लिखा है, चेक। नोट करने से पहले फिर नोट करने दूंगी। इन दोनों को ओवरऑल लिखा है, 5-5 इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, एक साइड लिए गए, एक साइड दिए गए। ओवरऑल इक्वेशन ये आई। अब मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन ये आ गई, ये था ब्यूरेट में और ये था फ्लास्क में। यस, दिस इज रेडॉक्स टाइट्रेशन, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो रेडॉक्स टाइट्रेशन है। फाइंडिंग आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeSO4 के लिए एक शॉर्टकट मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट मेथड भी दिखाऊंगी आज, कि अगर मैं सेम क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट पे चैप्टर में कराती, मेरे पे प्रेशर था, इधर उधर PCM टेस्ट हो रहे थे, तो आप क्वेश्चन ला भी रहे थे कि वहां तो देखो आ गया। आज मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 तरीकों से सॉल्व करना है, मोल कॉन्सेप्ट, यूनिटरी मेथड एंड रेडॉक्स मेथड, सेम क्वेश्चन को। तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा जो आपको अच्छा लगे आप वो उठा लेना आज के बाद। अब मेरे को इसमें एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका मेरे को मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम में ढूंढ के ले आई ड्रॉप्स डाल डाल के। इसकी मोलैरिटी मेरे को पूछी गई है, इसकी मोलैरिटी मेरा काम है, वॉल्यूम मेरे को दे रखा है। तो अब उसके लिए M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, इसका ये शॉर्टकट है कि आपको जैसे ही बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाए, आपके पास इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, तो आपको रेडॉक्स मेथड का मतलब ये लाइन है। दिस इज रेडॉक्स मेथड, जिसमें वो सारा यूनिटरी मेथड टेकन केयर ऑफ, इसके 1 मोल से इतना, इसके इससे इतना, तो कितना, वो सब कुछ यहां आ गया। और वो क्या, जो भी आपका एजेंट है उसके नीचे आप उसका M1V1 लिखो, डिवाइडेड बाय, ये एन फैक्टर नहीं है, ये क्या है, कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। जो बैलेंस्ड इक्वेशन में इसके आगे कोफिशिएंट क्या है, 1।
तो मेरे को यहाँ लेटर ऑन 1 लिखना पड़ेगा। इसका रिड्यूसिंग एजेंट का जो भी है M2V2, उसके नीचे क्या लिखोगे? N2। N फैक्टर के लिए मैं NF लिखा करूंगी। यहां पर अभी कोफिशिएंट है क्योंकि ये इसका N फैक्टर है। एक्चुअली आप देखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए, तो N फैक्टर इसका। ये सारा कंफ्यूजन मैं आपका आज क्लियर करूंगी, लेकिन पहले इसका शॉर्टकट आना चाहिए। तो M2V2 के नीचे क्या लिखूंगी? N2, विच इज N2 इज व्हाट? इसके आगे आपने बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या कोफिशिएंट लिखा है। इससे अब आपके पास आ गई सारी चीज। आपको दिख रहा है बैलेंस्ड में क्या लिखा है, बाकी सारी चीजें हैं, आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, रेडॉक्स टाइट्रेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, छोड़ देना, डोंट डू इट। अगर आपके पास ये लर्न नहीं है, और दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज ये लर्न कैसे कराऊं, ये मेरा काम, ठीक है, ये मैं कराऊंगी आपको, लेकिन ये होना चाहिए। लिखिए एक बार, ये तो 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके शॉर्टकट भी आएंगे, इसे लिखिए। और ये किसी बुक में नहीं मिलने वाला, ना मैंने अपनी बुकलेट में ऐसे दिया, ये सिर्फ उनके लिए जो क्लास लगाते हैं। नो, ये करिए। कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन, ये बात ध्यान रहे, कल को आप इससे n फैक्टर से कंफ्यूज ना हो। जैसे ही ये मैं n सॉल्व करने के लिए इधर ले जाऊंगी, ये n फैक्टर बन जाएगा। आपको जो मेथड पसंद आए यूज करना। आपको बैलेंस का कोफिशिएंट नीचे रख के पसंद आता है, या आपको उसका एन फैक्टर पुट करके पसंद आता है, ये आपकी चॉइस होगी। मैं दोनों चलाऊंगी जब जैसे। पहले तो मेरे को ये समझ आया तुमने जो पढ़ा दिया उसको अप्लाई कैसे करना है, बस थ्योरी इज एंड। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन मेरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जिससे आपको रेडॉक्स चैप्टर की मेथड, और अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट में कराना पड़ता आपके प्रेशर में, उसकी मेथड, साथ दोनों मेथड का कंपैरिजन दिखाऊंगी। फिर जो आप कहेंगे उसको हम फॉलो कर लेंगे, ठीक है, जो भी आप कहेंगे। तो अब मेरे पास क्वेश्चन देखिएगा, दिस क्वेश्चन शुड बी इन योर कॉपी, ये होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ M/8 KMnO4 needed to react completely with 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ M/4 FeSO4। अब आप ये मत कहना आपने नीचे वाले का तो दे दिया, ऊपर वाले का पूछ ले, मेरी मर्जी, राइट। ये मेरा 4 वेरिएबल है, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, कोई भी एक वेरिएबल में पूछ सकती हैं, आप लैब में थोड़ी खड़े हो। तो मुझे कहा गया है KMnO4 जिसकी मोलैरिटी आपको दे दी, वॉल्यूम निकालिए, जो कंप्लीटली रिएक्ट करे 25 ml ऑफ M/4 FeSO4 सॉल्यूशन के साथ इन एसिडिक मीडियम। अब यहां पर अगर पिछले वाली इक्वेशन आपको याद हो, कॉपी में मत देखना, और मुझे बताना परीक्षित, KMnO4 एसिडिक मीडियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5, बस ये याद रखना है। योशिता, हाउ मेनी प्रोटॉन्स? 8। 8 प्रोटॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन। मेरी 12th चल रही है इसलिए प्लीज याद रखना सभी लोग। पहले ही मेरे को पता है 5 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन का हेरफेर है, लिख रखा है यहां पर मैंने। सबसे पहले तो मैंने जो रटी हुई चीज है, एक सेकेंड मैं बता दूं मैं कैसे लेकर आई। सबसे पहले तो जो रटी हुई चीज है मैंने वो लिख दी। मुझे पता है इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 5। तो आयरन कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 1। आप सब लोग क्या अब अपने आप यहां 5 लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे तो मैं वापस वहां जाऊं जो मैंने उधर कराया, मैंने कैसे 5 लिखा। अपना टाइम बचाने के लिए और दूसरों से क्विक होने के लिए अब तो पता ही चल गया। KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, फेरिस को फेरिक बनने में 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फेरिस के आगे 5 लगा दो। ट्रस्ट मी, दिस इज योर 5 स्टेप बैलेंसिंग, ये है वो। अब प्रोटॉन रह गया, आपको 8 प्रोटॉन पता है, आपको पता है सामने आप कितने वाटर रख दोगे, 4H2O, खत्म हो गई बैलेंसिंग। वो जो 5 स्टेप वाली थी हमने ऐसे ही कर दी, सिर्फ एक चीज याद करने में। अच्छा, अब ये मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दी, किसी को भी लगे हमसे ये बैलेंसिंग नहीं हुई, यहीं रोक देना, आगे कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी चीजें वरना आपके लिए। तो ये मैंने लिखी। अब मेरे को जो रेडॉक्स का शॉर्टकट मिला है, वो रेडॉक्स का शॉर्टकट मैं लेके आई। मैंने पीछे आपको क्या बताया, इसकी मोलैरिटी, इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसकी मोलैरिटी, इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मैं इस शॉर्टकट पे सिर्फ आंख बंद करके ट्रस्ट करके शुरू हो रही हूं। और क्वेश्चन में ये KMnO4 की साइड अगर मैंने ली, तो KMnO4 की मोलैरिटी कितनी दे रखी है, M/8, 1/8 भी लिख सकते हैं इसको, M/8 भी लिख सकते हैं, इनटू वॉल्यूम, वही पूछा है, डिवाइडेड बाय व्हाट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1, लिख दिया। FeSO4 की कितना वॉल्यूम दे रखा है, 25 सेंटीमीटर क्यूब, ml जो भी, ठीक है, और उसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है, M/4। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है उसका, 5।
अगले न्यूमेरिकल में मैं ये 5 अगर वहां ले जाऊंगी तो मैं इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जगह क्या बोलूंगी, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या पढ़ा हमने लास्ट क्लास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्ड बाय पर्टिकुलर स्पीशीज। तो वहां जाते ही एन फैक्टर बन जाएगा, यहां आते ही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इससे मेरा वॉल्यूम आया 10 सेंटीमीटर क्यूब। चेक ये मेथड कितनी लंबी है। सिंपली चेक इसको करने में आपको 1 मिनट नहीं लगना चाहिए। और जो लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन को मोल कॉन्सेप्ट में करते हैं उनको क्या करना पड़ता है, अगली स्लाइड पे सेम क्वेश्चन दिखाऊंगी। दिस आपको मोल कॉन्सेप्ट में ये तो क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दी हुई, ये तो आपको फिर भी खुद ही बनानी पड़ेगी, इसका तो कोई चारा नहीं। और जब आप जेई नीट देने जाते हैं 12th का डी एंड एफ ब्लॉक हो चुका होता है, ये आपको बोर्ड के लिए ही करनी होती है, तो ये तो आपको याद होती है 12th तक। अब इसमें मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 5 मोल आयरन के लिए 1 मोल KMnO4 लगा, 5 मोल आयरन के लिए 1 मोल KMnO4 लगा। कितने मोल्स गिवन है M1V1 से, पहले मैं M/4 इंटू 25 करके क्या निकालूंगी, 6.2 मिलीमोल्स, क्योंकि यहाँ पे मिलीलीटर चल रहा है। तो 5 मोल आयरन के लिए इतने लगे, तो इतने मिलीमोल्स ऑफ आयरन के लिए कितने लगेंगे, आपको इस पे जाना पड़ेगा। अब दोनों में नंबर ऑफ मोल्स तो सेम होंगे, ठीक है, जब कंप्लीट रिएक्ट हुआ है तो। बट मुझे कैसे निकालना है, 5 के लिए 1 तो इतने के लिए कितने, ये तो आई नो 5 के लिए 1 तो 1 के लिए कितना होगा 1/5। फिर 1/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 6.2 से, इतने मिली मोल्स। फिर मिली को मेरे को उसमें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, खैर जो भी, अब आप समझे, यानी इतने मिली मोल्स। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया 1.25 मिलीमोल्स, यानी कि KMnO4 के इतने मिलीमोल्स लगे। लेकिन क्वेश्चन में मिलीमोल्स नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा KMnO4 का कितना वॉल्यूम लगा। तो पहले तो मैं लेकर आई KMnO4 के मिलीमोल्स, फिर वो मिलीमोल्स किसके बराबर हैं, M1V1। मुझे मोलैरिटी दे रखी है, उससे मैंने फिर वॉल्यूम निकाला 10 ml। तो पहले मैंने निकाला FeSO4 के इतने के साथ कितना मिलीमोल KMnO4 का लगा, इतना मिलीमोल। फिर उस मिलीमोल से मैंने क्या निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को वॉल्यूम पूछा हुआ था, मोलैरिटी पुट करके वॉल्यूम निकाल के 10 ml दिया। मिलीमोल इसलिए रहने दिया क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में कह रखा है वॉल्यूम आप मिलीलीटर में दीजिए। अगर मैं सेम क्वेश्चन आपको मोल कॉन्सेप्ट में कराती, मुझे ये कराना था। और अगर मैं आपकी शक्लें याद करूं तो यूनिटरी मेथड से थके पड़े थे आप लोग, इतने से इतना, इतने से इतना। सो आई वेटेड विद पेशेंस की रेडॉक्स वाले दिन आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि आपको वो क्यों नहीं कराए। आपको चाहे ये मेथड अभी भी बहुत फ्रेंडली लगे कि ये मेरे को थोड़ा इजी लग रहा है, प्लीज डोंट गो विद दिस, क्योंकि आपके कंपेटिटर इससे जाने चाहिए, वो 1 से 1.5 मिनट लगाएं, आप ओरली सॉल्व करिए। यहां पर भी तो मैंने वो ही किया है, लेकिन इसको कंपाइल कर दिया। तो क्लियर है सबको कि दोनों मेथड है। किसी को लगे मुझे मोल कॉन्सेप्ट वाला मैम ने जल्दी जल्दी में करा दिया और मैं भूल चुकी हूँ, भूल चुका हूँ, इतना गैप हो गया मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा, प्लीज घर जाके PDF से रिलेट जरूर करना। वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी कि किसी क्वेश्चन में मैंने अगर फोर्स किया मोल कॉन्सेप्ट से ही करो तो आना चाहिए, वो भी हम करेंगे। हमें तो इंटेलिजेंट लोग तैयार करने, दिमाग खोलने वाले तैयार करने हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अगले जो भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे साथ आप अभी नोट नहीं कर रहे, एक फ्लो में पढ़ रहे हैं। जब मेरे गले को ब्रेक चाहिए होगा मैं नोट करने को आपको दूंगी। पहली टाइट्रेशन मैंने सिखा दी KMnO4 वाली। दूसरी टाइट्रेशन, किसी को KMnO4 वाली टाइट्रेशन में कुछ भी खटक रहा हो, लास्ट क्लास में आपने ये बताया था, आज ये कुछ भी खटक रहा हो किसी को, तो आई एम वेटिंग। मुझे कुछ खटक रहा है, मैं बट डर रही हूँ कोई पूछे ना, जल्दी आने वाली है, बट कोई पूछ ले तो मुझे वो भी अच्छा लगेगा। कुछ किसी को याद आए मुझे बताना जरूर, ठीक है। K2Cr2O7 दूसरी टाइट्रेशन, ये दो ही पढ़ानी है आज मैंने, कहने को दो और हैं बट आज नहीं, आज पहले इन दो को हम बहुत प्रॉपरली करेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी एसिडिक मीडियम में लिया जाता है। KMnO4 जो मैंने पिछली कराई वो भी एसिडिक ही दिख रहा था मेरे को, यस ये भी एसिडिक है, सो नॉट टू माइंड। तो ये भी मेरा एसिडिक है, एसिडिक मीडियम में। जब आप लेंगे K2Cr2O7, इसका भी कलर का कुछ अपनी केमिस्ट्री होती है, ये भी सेल्फ इंडिकेटर है। क्लास 12th में आपको इसके सारे कलर कराए जाएंगे, ऑरेंज और येलो, यूजली ऊपर येलो है नीचे ऑरेंज है, वो आपको तब बताया जाएगा, बट इसके भी सेल्फ इंडिकेटर है। मैं इमीडिएटली इसके रेडॉक्स पार्ट पे आती हूँ, इसके कलर्स के बजाय। जब भी K2Cr2O7 आया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, के हटा दिया मैंने, स्पेक्टेटर आयन है, मैंने सीधे लिख दिया, रटना कम पड़े। इसका भी एक नियम है, 6 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन। अब आपको ये कैसे मैं याद करूं, तो मैं आपको इसके पीछे लॉजिक भी बता दूं, किसी को बुरा लग रहा हो याद करना।
क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 और क्रोमियम का एक ही फ्यूचर है +3, इसकी दो ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जो 12th में पढ़ा दी जाएंगी। +6 और +3 इसकी सबसे अच्छी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो इसने +6 से किस में आना है, +3 में। तो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल, लेकिन क्रोमियम कितने हैं, 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही। लेकिन हाँ 14 प्रोटॉन आपको याद रखने पड़ेंगे। उसका भी तरीका है भाई, 7 ऑक्सीजन है उधर, जब तुम 7 ऑक्सीजन के लिए लिखोगे 7 H2O, तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 14। तो यहाँ मैंने वो 14 प्रोटॉन लिख दिया। तो मेरे पास इसको याद ना करने का मतलब है मेरे 2 चैप्टर गए ऑलरेडी। तो 14 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, उससे होना यही है। और 7 H2O मैंने लिख दिया, आप ना भी लिखे चलेगा, बट मैंने इसलिए लिख दिया 12th बोर्ड में आया तो आपको बैलेंस्ड देनी है पूरी, तब तो आप 7 H2O देंगे ही देंगे। तो KMnO4 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, और प्रोटॉन कितने थे, 8, 8। यहां पर कितने हैं, 14 और 6, अपने आप बांट लो। अब अगर मैंने ऊपर ब्यूरेट में बढ़ा, अब के K2Cr2O7, नीचे फिर से वही FeSO4, अब के मेरे को Fe को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6। देयर यू गो, आ गई बैलेंसिंग, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का मामला है। तो 6 से किया तो चेक करिए ओवरऑल क्या आ गया मेरे पास, दैट्स इट। अब मैं फिर से वही लगा दूं, कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछे तो ये वाली मेथड में लगा सकती हूँ। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है इसको, तो करें एक और क्वेश्चन, ये नोट आराम से हम कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको फोर्स करूंगी। अब आपको मोल कॉन्सेप्ट पे तो आना पड़ेगा, चैप्टर थोड़े ही छोड़ सकते हैं। तो अब वो समझिए, है टाइट्रेशन का। तो टाइट्रेशन और मोल कॉन्सेप्ट एक ही बात है, मैंने बस शॉर्टकट दे दिया आपको। हाउ मेनी K2Cr2O7, हाउ मेनी, ऑब्वियसली मोल्स होगा जो मुझे लगता है, ग्राम्स तो हाउ मच होता। तो चलिए मैंने लिखने में एक दो शब्द खा लिए। हाउ मेनी K2Cr2O7 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज Fe2+ इन FeSO4, जो इतने ग्राम था। मोल्स तो निकालने पड़ेंगे अब आपको, ये मोल कॉन्सेप्ट तो घुस गया। टू Fe3+ इन एसिडिक मीडियम। तो जैसे ही मेरे पास एसिडिक मीडियम आए, मेरे बच्चे पहले ये बताएं, ये कर लेंगे। एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आयरन को, क्यों, क्योंकि वो 6 इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है। जब मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपली यहां पर अब मेरे से ना पूछा है कितने मोल्स, हाउ मेनी मोल्स इज रिक्वायर्ड फॉर, इसमें पहले तो मेरे को इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, आई एम नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शन। तो सबसे पहले तो मैंने FeSO4 के मोल्स निकाल लिए, क्योंकि मेरे पास इसका मोलर मास है। ध्यान से देखना प्लीज, कितने मोल्स, 1/10। अब इसमें कोई वॉल्यूम वाला तो चक्कर ही नहीं दिया, मैं रिडॉक्स टाइट्रेशन वाला मेथड कैसे लगाऊं, वो कब लगता है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, उन चारों में से कोई एक चीज पूछी हो। तो अगर शब्द टाइट्रेशन दिख गया तो जबरदस्ती लपकना नहीं है, मेरे को M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 ही पूछा होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा के बैठ जाओ। अब क्या करें, टाइट्रेशन पूछा है, लेकिन उसमें चीज क्या पूछी है ये आपको देखना है। अगर वॉल्यूम पूछा, मोलैरिटी पूछी, इट इज टाइट्रेशन का वो वाला क्वेश्चन। और अगर सिंपल टाइट्रेशन नाम की एक चीज देके सिर्फ यही तो पूछा है, इतने के साथ कितना यूज करना है मोल्स में, तो इट इज नॉट टाइट्रेशन क्वेश्चन। यस, दे यूज्ड यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है रेडॉक्स के। यूजली आप देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 लिखा मिलता है अच्छी कॉम्पिटिटिव बुक्स में, मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 मींस रिडॉक्स। तो आपको अब समझ में आएगा कि उस वक्त ये कहां से लाती, मैं आपको कैसे कराती। ये जैसे ही मेरे पास आ गया, अब देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। 6 मोल FeSO4 के लिए कितने चाहिए, एक K2Cr2O7। 1/10 के लिए कितने चाहिए होंगे, इसके लिए पेन भी नहीं उठाना चाहिए लॉजिकली मेरे को। 6 के लिए 1, तो 1/10 के लिए कितने मेरे को कराना पड़ता है, इसलिए मैंने लिख दिया 1/60। और इसका फ्रैक्शनल में जो भी डेसिमल्स में आएगा आप दे दोगे। जब 6 के लिए एक के लिए 1/6, तो 1/10 के लिए कितना, इतना। अब मैं थोड़ी देर में सारे क्वेश्चन ओरल कराने वाली हूं आपको, ये नीट के क्वेश्चन है, इतना डायरेक्ट। तो कोई इसको ये सोचे, तब मेरे को मजबूरी क्या है, ये इक्वेशन देके करा देती तो जबरदस्ती वाली बात होती, और आप कहते हैं हम रटेंगे कैसे। मुझे बताइए, ये सबको क्लियर। तो K2Cr2O7 के लिए क्या याद रखना है, 6 इलेक्ट्रॉन। KMnO4 के लिए क्या याद रखना है, 5 इलेक्ट्रॉन। देन यू विल बी डूइंग जॉब। कुछ क्वेश्चन अभी आप खुद भी करेंगे। अगर ये सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चों को,
वो क्या, मैंने फिर KMnO4 का एसिडिक मीडियम दिया, 5 इलेक्ट्रॉन, आपको याद हो गया। साथ में मैंने दे दिया ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट पढ़ते ही हम परेशान होते हैं। मैं 2 बार किसी ना किसी बहाने से आपको ऑक्जेलिक एसिड करा चुकी हूं, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कुछ लोगों को तो रट गई होगी। अगर इसकी जगह मैं H और H हटा दूं तो सॉल्ट बन गया। एसिड का H हटा के आप कोई मेटल लगा दो तो वो सॉल्ट बन गया, चाहे पोटेशियम ऑक्जेलेट हो, चाहे सोडियम ऑक्जेलेट हो, चाहे किसी का भी ऑक्जेलेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्पेक्टेटर आयंस है। जब भी आप ऑक्जेलेट लेते हैं उसको हम ऐसे कराते हैं और रिएक्शन में ऐसे लिखा आता है, हम इसमें भी नर्वस होते हैं, C2O4। अब आप सोचिए ऑक्जेलेट में एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और एक इसमें +4। मैं आपको समझा नहीं रही, आज मैं आपको रटा रही हूं। पूरे +1 में किसी बच्चे को उठा के देख लीजिए, किसी को भी, जो बहुत ब्रिलियंट इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, पूरे +1 में एक ही टॉपिक में घबराते हैं, टाइट्रेशन। थर्मो में भी इतना नहीं परेशान होते जितना टाइट्रेशन। इसके बाद तो आगे चैप्टर्स तो ऑर्गेनिक के शुरू हैं, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, आप थ्योरी पढ़ोगे, और बहुत इंटरेस्टिंग नॉमेनक्लेचर, IUPAC रिएक्शंस। ये वो टॉपिक है, हर कोई जो 12th में हमारे पास न्यू एडमिशन आते हैं सबसे पहले 2 चैप्टर बोलते हैं, इक्विलिब्रियम जरूर करा दीजिएगा और रेडॉक्स टाइट्रेशन, वो हमें नहीं आता। तो ये बहुतों का भला कर सकते हो आप, बिना इसके कि उनका फायदा ना हो जाए। ये बहुत को आप करा सकते हैं, कर भला तो हो भला, सिर्फ इस डर को हटा के। तो ऑक्जेलेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल है बच्चों? 2 कार्बन है। कितने का? कुल मिला के 2 कार्बन का। हर एक कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, 2 कार्बन ने 2 रिलीज किए। अब बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी इसको? ओवरऑल लिखवाओ मुझे। आप लिख नहीं रहे, आप मेरे को बता रहे हैं। MnO4 क्या क्या लिखूं? 2। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? बस आ गई बैलेंसिंग। वो 2 और 5 आपके पास आ जाए, फिर तो वो N1 और N2 ही तो पुट करने हैं आपने, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये बैलेंसिंग चेक कर लीजिए, आपने लास्ट DPP में की है, C2O4 वाली, पूरे 5 स्टेप लगा के की है। मैं तो कहूंगी इस तरीके से करो, सारी बैलेंसिंग हाथ में है। अब स्कूल टीचर्स ना वो स्टेप मांगते हैं, ऑब्जेक्टिव में आए तो प्लीज उस स्टेप से मत करना, इसी से करो। पूरी बैलेंसिंग आपके हाथ में है, आपको पता चल जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आती है। जिसने बैलेंसिंग देनी वो रेडॉक्स का टाइट्रेशन का क्वेश्चन ना दे दे, जिसको बैलेंसिंग आती है वो यही कर सकता है। आ जाएगा सबके पास। डू आई नीड टू राइट ओवरऑल इक्वेशन? अभी तो नहीं, चलिए जब आप नोट करेंगे आपको जगह मिलेगी, आप करना। तो ये मैंने न्यूमेरिकल अपनी DPP शुरू करनी है, जिसकी अक्सर हेडिंग हुआ करती थी मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2, दैट इज रिडॉक्स। तो अब DPP शुरू करने से पहले आपको क्या क्या फॉर्मूला हाथ में होनी चाहिए? मैंने टाइट्रेशन का रटा दिया जो रटाना था। फॉर्मूला आपके हाथ में क्या होने चाहिए? आपको पता होना चाहिए नॉर्मेलिटी क्या है। ये सेम स्लाइड, सेम रिवीजन मेरी अभी 12th में होनी है। तो 12th में जब हम टाइट्रेशन रेडॉक्स चैप्टर रिवाइज करते हैं तो स्टूडेंट्स की सजेशन होती है आप सिर्फ टाइट्रेशन वाला हिस्सा कराओ, क्योंकि बाकी सारा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। तो ये सेम का सेम सेट मैं आपको 12th के अक्टूबर में दोबारा पढ़ाऊंगी। अक्टूबर में लेते हैं हम +1 की रिवीजन। तो यही हेडिंग होगी, यही सेम स्लाइड होंगी, क्वेश्चंस भी सेम होंगे, 2-4 बदल जाएंगे जो इस साल आएंगे जेई में, वो आपके में ऐड हो जाएंगे, बस इतना फर्क होगा। आज भी मैंने वही ऐड किए जो पिछले साल जेई में आए। तो सब कुछ थ्योरी सेम होगी, आपका टाइम बचेगा। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, क्योंकि मोलैरिटी तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? इसीलिए लास्ट क्लास में मैंने इक्विवेलेंट वेट लिया था, थोड़ा सा आपको टुकड़ा याद दिलाने के लिए। whatever mass given divided by equivalent weight। और आपने लास्ट क्लास में देख लिया equivalent weight कांस्टेंट नहीं होता, डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। तो एक तो ये होना चाहिए, एक मेरे को ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कोई पूछे तो N/V, N1V1। और कोई मेरे को कहे कि तुम मिलीलीटर में वॉल्यूम ले रहे हो तो इक्विवेलेंट को मैं क्या बोलूंगी? मिली इक्विवेलेंट, बस और कुछ नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है टाइट्रेशन की, हार्ट बीट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। वो एन फैक्टर की केयर करने के बाद, यानी ये जो मैं लिखवा के आई ना, कल को आपको कोई असर्शन रीजन आ जाए तो आप कहीं ये ना कहो कि हमें कराया नहीं इसीलिए। दिस डिवाइडेड बाय सम फैक्टर, इट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का फॉर्मूला याद करिए तो यही तो होता है, एक एक इंटीजर से मल्टीप्लाई तो करते हैं। तो इसकी जगह अगर मैं नॉर्मेलिटी लिख दूं तो इक्वल टू हो जाएगा, ये भी तो इक्वल टू ही है।
तो m/n इज समथिंग लाइक, वो n उधर भी ले जा सकते हैं, तो मैं आपको वो चीज यूज करके दिखाऊंगी। बट अभी ये ध्यान रखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोथ आर इक्वल। दिस इज माय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ये फॉर्मूलाज आपको आज मैं यूज कराऊंगी। कीपिंग वन थिंग इन माइंड, यू ऑल नो व्हाट इज नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तब आपको आपके साथ हम चलेंगे इसको करने। तो यही फॉर्मूला चाहिए बस इतने से क्वेश्चंस करने के लिए ऑन पेपर। बट मैं इससे नहीं कराऊंगी, ये सिर्फ इसलिए कि आपको पता रहे, आपको किसी ने बता दिया। मैं तो उसी तरीके से कराऊंगी जो पीछे कराया, m1v1/n। आपके बस का नहीं है इक्विवेलेंट वेट और ये और वो हैंडल करना, आप इसी में ना कंफ्यूज हो जाएं। तो ये मैंने इसीलिए दे दिया कि आपको यूनिवर्सिटी वगैरह में लिखा मिलेगा, उनके सॉल्यूशंस में लिखा मिलेगा। किसी को कीड़ा हो कि मेरे को चाहिए तो ले लेना, बट मैं जिस तरीके से कराऊंगी वो वही जो पहले कराया, कि आपको सोचना ही ना पड़े इक्विवेलेंट विक्विवेलेंट भी कुछ भी, सीधे उस शॉर्टकट से करेंगे। तो अब वी ऑल शुड नो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपस में। मैंने क्या किया हुआ है, ये एन फैक्टर वहां पे ऑलरेडी यूज किया हुआ है। तो कल को कोई कहे तुमने ये नहीं यूज किया एन फैक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? वो जो डिवाइडेड बाय n1 n2 है, वो यही वाला n में उधर की साइड ले गई हूं, तो वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट। सो अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के लिए मैं ये यूज कर रही हूं, और आपकी एन अवस्थी या दूसरी बुक्स की सॉल्यूशन ये यूज करेंगे। मैं ये नहीं यूज करूंगी जब तक कोई मेरे को फोर्स ना करे, मैं इस मेथड को यूज करूंगी। अब मैंने क्या किया है बच्चों, NF लिख दिया है। यहां वाला जो, सॉरी दोनों साइड 1 1 लिखा हुआ है, आपको ना पसंद आए आप ये ना करें। दिस जो इधर था नीचे वाला स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अब के मैं इधर ले आई बस। जैसे उस नीचे वाले को इधर ले आओगे वो क्या बन जाएगा, एन फैक्टर। इधर के नीचे वाले को उधर ले जाओगे वो क्या बन जाएगा, उसका एन फैक्टर। आपको ना पसंद है आप ये भी मत यूज करना, आप अपना पुराना तरीका। फर्क क्या पड़ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया है मैंने। तो कहीं आप सॉल्यूशंस में या किसी से डिस्कस करते हुए नर्वस ना हो, परेशान ना हो कि हमारे तो मैम ने उल्टा करा दिया हमको, हमारे तो एन डिवाइड में और ये एन मल्टीप्लाई में कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। डन एवरीवन। चलिए अब KMNO4 के एन फैक्टर याद करने का शॉर्टकट, क्योंकि आपको याद हो, जो मैं कह रही थी किसी को खटक रहा हो तो मुझे बताओ। KMNO4 लास्ट क्लास में शुरुआत की थी, इक्विवेलेंट में 3 थे। 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल, 3 का ट्रेवल, 5 का ट्रेवल। चेक करो लास्ट क्लास का वो पेज निकालो, जो लोग सो रहे हैं खासकर वो लोग, जहां मैंने KMNO4 की आपको निकाल के दी थी इक्विवेलेंट वेट। स्टार्ट के पहले 3 देखो, किसी ने ये खटकते हुए पूछा नहीं कि मैम KMNO4 का लास्ट क्लास में आपने तो 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल भी दिखाया, 3 का भी दिखाया और 1 का भी, हमें कैसे पता लगेगा हमें 5 वाला यूज करना है? आई वॉज अफ्रेड ऑफ दिस क्वेश्चन कि ये आएगा तो मेरे को 5 मिनट वेट कराना पड़ेगा। देखिए सब लोग पहुंच गए वहां, मिल गए तीनों। सो अब मेरे को रटाना पड़ेगा किस में 1, किस में 3, किस में 5, क्योंकि KMNO4 तो वेराइटी शो करता है। तो बैन 153 इज अ फेमस न्यूमोनिक जो चलता है इसके लिए। न्यूमोनिक कहते हैं ऐसी शॉर्टकट चीजों को, बड़ा फेमस है बैन 153। अगर KMNO4 बेसिक मीडियम में लिया 1, अब नोट करेंगे थोड़ी देर में, अब तो मुझे पता लग गया मेरे को भी नोट करने का टाइम देना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम में 5, न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन में 3, बैन 153। तो अगर आपको बैन 153, अभी कोई नहीं नोट कर रहा, मैं दूंगी अब टाइम, आई टुक माई लेसन, मुझे देना पड़ेगा टाइम। बैन 153 अगर आपको याद है तो आपको अब KMNO4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल है उसका एन फैक्टर भी याद है। तो इसके बाद आपको और इजी हो जाएगा पता लगाना। तो हम करते हैं आपकी DPP का, नहीं ये लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद मैं DPP भी शिफ्ट हो जाऊंगी। चेक क्वेश्चन क्या कहता है, ये लास्ट ईयर आया हुआ है 22-23, इसलिए मैंने लिखा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMNO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ आयरन सल्फेट। दिस इज स्टॉक नोटेशन, ऐसे दिया जा रहा है जेई में भी, और दिख रहा है 2 का मतलब क्या है, आयरन पे +2 चार्ज है इन एसिडिक मीडियम। सबसे पहले तो मेरे को बैन 153 सोचना पड़ेगा KMNO4 के लिए। एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन, और मैंने अब प्रोटोन श्रोटोन भी भूल गई मैं, मुझे पता है यहाँ 8 प्रोटोन आते हैं, बट अभी मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। क्या सब बच्चों को अब ये याद है
क्योंकि जो चीज याददाश्त की होती है वो लिखने की नहीं होती। याद हो जाए तो इसको सक्सेस मानना। और Fe2+ से Fe3+ ये सबको याद है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने मोल चाहिए 1 मोल आयरन सल्फेट के लिए? बिना पेन उठाए अगर जवाब दे सकते हो तो दो। मैम हाँ बोलो चेतन। 1/5। ओके, सामने से है जरूरत पेन की? है ये जेई में 10 सेकंड से ऊपर देने वाला क्वेश्चन या 20 सेकंड? अगर आपको बैन याद है, एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल KMnO4 से याद है, इतना जरूर शायद आपको लिखना पड़ सकता है आपकी रफ शीट पे। 1/5 आ रहा है सबसे आंसर। क्या मैं इसको ये मान लूं कि आपको याद हो गया, आ गया, या मुझे इसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे 1/5 कैसे? सबको क्लियर हो गया ये 1/5 कैसे? ये नीट में भी आ सकता है, जेई का तो खैर पिछले साल का है ही ये क्वेश्चन। लास्ट पेन उठाना शुरू करते हैं। आपकी DPP4 जो आपके हाथ में है, पास्ट ईयर्स का थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन इसलिए दिखा रही हूँ कि नोट करने के चक्कर में ना पड़ेगी, क्वेश्चन भी नोट कर लूं, समझे? उसके बाद आज मैं आपका कोई क्लास टेस्ट नहीं ले रही, तो आज क्लास टेस्ट के टाइम में आप शीट्स नोट करेंगे, स्लाइड्स नोट करेंगे जो मैंने कराई हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम, इन द एंड सब नोट करेंगे। पहले जरा मैं क्वेश्चन समझ लूं। ये भी लास्ट ईयर्स में आया हुआ है, 23-24 का है ये। 20 ml ऑफ दिस, चेक वहां मत पढ़ो, यहाँ आओ, फोकस यहाँ बना हुआ है। और जितनी देर में समझाऊंगी मुझे पता है कुछ लोग कैलकुलेट करके आंसर निकाल चुके होंगे, आई नीड दैट। 20 ml of इतने मोलर K2Cr2 solution is used to 10 titrate 10 ml of this molarity of Fe2+ is। जरूरत नहीं है मेरा पन्ना पूरा पढ़ने की, निकाल के दीजिए आंसर। मैंने तो पूरा इलेबोरेट करके रखा कि कोई एक भी अटका मेरा बच्चा तो। कुछ हेल्प चाहिए मुझे बताओ। एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 की तो चॉइस ही नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। KMnO4 के लिए बैन है 153, लेकिन K2Cr2O7 तो सिंगल कंडीशन है और उसके लिए कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। यार इनको गलत साबित करो, इतने सारे 24 दे रहे हैं, ऐसे कैसे दे दोगे 24? हाँ, इसमें आप ये देखिए क्वेश्चन 10 की पावर -2 में देना है, तो अगर आपका 0.24 आ रहा है तो अंडरस्टूड है आपको यहाँ पर 24 इंटू 10 की पावर -2 करना पड़ेगा, अगर 24 आंसर है तो। स्टिल किसी को लगे इन्होंने गर्दनें हिला दी हैं, हाँ बोल दिया, हमें चुपचाप करना पड़ेगा, तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 मेथड्स लिखी हैं, एक लिखी है पिंक कलर से, एक लिखी है येलो कलर से। पिंक कलर वो जो मैं शुरू से करा रही हूँ, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना। येलो कलर से वो जो ज्यादातर आपको एनवस्थी वगैरह में मिलेगी लिखी हुई, एन फैक्टर। मैंने फर्क सिर्फ क्या किया है, इस वाले 6 को यहां ला दिया, इस वाले 1 को यहां ला दिया, बस टू शो यू कि दोनों अलग नहीं है। तो आंसर आ गया सबके पास 24, क्योंकि आंसर इसके 0.24 था, बट मेरे को 10 की पावर्स में देना था, तो आई हैड टू राइट 24। पवित्र क्लियर है? एनीवन जिसको मुझे दोबारा बताना हो तो हो जाएंगे आपसे। चलो फिर अगला तो फिर दो, फिर मेरे तो गले को बड़ा आराम, ऐसे ही मिल जाना है। लो जी, चेक। फिर भी किसी को जरा भी लगे तो उसके लिए मैंने कर रखा है वो काम जो आपका खुद का है। चेक, गिव मी आंसर। मैं आपको ना फेरस ऑक्सिलेट, आयरन ऑक्सिलेट का मोलर मास दे देती हूँ टाइम बचाने के लिए। 144 होता है, ठीक है। आई एम गिविंग यू मोलर मास। फेरस ऑक्सिलेट का मोलर मास अभी मैं दे रही हूं, अगलों ने ना सिर्फ फेरस का दिया, आयरन का जेई में, मैं अभी आपको दे रही हूं 144 इज इट्स मोलर मास। करिए, करें, लेकिन आप देखिए फेरस ऑक्सिलेट, आपने देखा पहला केस मैंने क्या कराया था आपको, फेरस सल्फेट। दूसरा केस मैंने क्या कराया, ऑक्सिलेट। अब मैंने दोनों को मिला दिया, फेरस भी ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सिलेट भी ऑक्सीडाइज होगा, दोनों ही ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखे बैठे हैं। तो आप देखिए फेरस जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या करेगा, Fe2+ से 3+, दिख रहा है सबको? आई वॉन्टेड यू पीपल टू गेट इन टू इट। उसके बाद ये बात शायद समझ आती। ऑक्सिलेट भी ऑक्सीडाइज होके कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल देगा, 2 का। पहला केस मैंने फेरस का कराया, दूसरा मैंने ऑक्सिलेट का कराया। लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है, उससे पहले ये क्वेश्चन भी, या एक ही और शिफ्ट में, सारे क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट के उठाए हुए हैं। एक शिफ्ट में फेरस सल्फेट आ गया, एक शिफ्ट में ऑक्सलेट आ गया, एक शिफ्ट में फेरस ऑक्सलेट आ गया, और उस बच्चे ने कह दिया हमारा तो बहुत ही डिफिकल्ट आया था, 29 जनवरी वालों का सबसे डिफिकल्ट आया था, जबकि 22 वालों का बहुत इजी आया था। उसी हिसाब से रैंक बनती है, उसी हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपका परसेंटाइल बनती है। ये टफ क्वेश्चंस में माना जाएगा, क्यों? क्योंकि एक बच्चा फेरस देख के बस Fe+2 से +3 पे ही पकड़ेगा,
वो देखेगा ही नहीं उसके साथ जो ऑक्सिलेट वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है। अभी करा के आई, तो ऑक्सिलेट भी साथ में ऑक्सीडाइज होगा। ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल मिला मेरे को यहां पर? एक्चुअली में फेरस ऑक्सिलेट में आप 3 ना देख के शायद 1 देख रहे होंगे। अब कितने का मिला? 3 का। तो नाउ आई विल बी अप्लाइंग दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का M1V1 इंटू उसका n फैक्टर, या बैलेंस्ड इक्वेशन में डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब बैलेंस भी हो जाएगा आपसे। इसमें अगर आप सोचिए 6 है, इसमें आपके पास 3 है, तो आपको 2 से ही तो मल्टीप्लाई करना है इसमें भी। तो कई जगहों पर बैलेंसिंग से बचना भी जरूरी है, इसीलिए एन फैक्टर वाली चीज को भी रखिए अपने हाथ में। तो अब यहां पर देखिए मैं क्या कर रही हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? K2Cr2O7। इसकी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना है? मैंने चुपचाप 6 पुट कर दिया। ध्यान यही रखना है, दोबारा नहीं। और ये वाले क्वेश्चन अगर आप सोचिए सेम तरीके से स्टाफ करा देगा, नॉट पॉसिबल, पहले ही कन्फेस कर चुके हैं इस बात को। तो अब आपके पास एन फैक्टर की जगह क्या लिखा मैंने? 6। मोलैरिटी KMnO4 की दे रखी है 0.02, वॉल्यूम उसी का पूछा है। सामने क्या लिखूं इसकी मोलैरिटी? अब मेरे को बोल रखा है 0.288। अगर आप चेक करें तो मेरे को बोल रखा है 0.288। तो जब मेरे को मोलैरिटी निकालनी होती है, वॉल्यूम नहीं दिया होता, तो मैं क्या एज्यूम करती हूँ? 1 लीटर में। वी एज्यूम दिस कि 1 लीटर में ही होगा ये। तो 0.288 बाय 144, राइट? ये कितना आएगा? और इसके साथ वॉल्यूम कितना पुट करूं? इनटू V2। आई एम फोर्स टू पुट, क्योंकि वॉल्यूम नहीं दिया तो मोलैरिटी 1 लीटर में ही बात होती है। तो हमने 1 लीटर नहीं 1000 ml कर दिया। और इसका एन फैक्टर कितना है बच्चों? इसका करिए सॉल्व, करिए सॉल्व इसको। एक ही शिफ्ट के हैं, मतलब एक ही साल के हैं ये तीनों अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चंस। 22 23 में एक ही साल के। अब बताइए यहां कुछ अटका क्या? ये कैसे कर दिया आपने? बस एन फैक्टर की गलती, और वो पहली बार था, आपकी गलती नहीं है उसमें। आपको तो अभी तक फेरस या ऑक्सलेट देखना आता था, अब आपको दोनों एक साथ देखना भी आएगा। एंड अदर क्वेश्चंस विल टेक केयर नाउ। आ गया सबको ये? आगे चल सकती हूँ अपनी कॉपी में? समझ पा रहे हैं? नोट में पूरा करवा दूंगी। 3 ऐसे आया, Fe2+ से Fe3+ गया फेरस ऑक्सलेट का। उसने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस खाया? 1 का। साथ में ऑक्सलेट है वो K2Cr2O7 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके सामने जो भी आएगा वो हर एक को ऑक्सीडाइज करेगा। वो चूज नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ फेरस को करूं। जो दोगे वो ऑक्सीडाइज होगा, अगर ऑक्सीडाइज होने की उसके पास कैपेबिलिटी है। आप जानते हैं ऑक्सलेट करा के आई हूं, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होता है। साथ में वो भी जुड़ा होगा फेरस ऑक्सलेट में। आप क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फेरस ऑक्सलेट। तो आपके लिए ऑक्सलेट भी हो गया, यानी K2Cr2O7 को 2 टारगेट मिल गए, दोनों को उसको ऑक्सीडाइज एक साथ करना पड़ा। तो अनंत कितने इलेक्ट्रॉन आए अब? एवरीवन क्लियर? ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी। चलिए एक और करते हैं। ये आपकी इसी पास्ट ईयर DPP का 7th क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या परेशान किया है पहले समझना। आप लोग जवाब दे लोगे मेरे को, इसके जवाब पे मेरे को डाउट ही नहीं है, लेकिन हर एक में कुछ नया डाल दिया, ये तो फिक्स है। और अगर बच्चों में कोई मीडियम ना दूं, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का ही है, कोई मीडियम ना दूं तो आप एसिडिक लोगे। बैन में एसिडिक के साथ क्या आता है? 5। आपने बैन में ए के साथ एसिड के साथ 5 ले रखा है। KMnO4 सॉल्यूशन एडेड टू, सबका फोकस आई होप यहीं रहे, पन्ने ना पलट रहे हो। ये क्वेश्चन दोबारा नहीं लूंगी मैं। 20 ml ऑफ मोहर सॉल्ट। अगर किसी को मोहर सॉल्ट नहीं पता, वो क्वेश्चन छूट गया आपका। फेरस सल्फेट दूंगी, सेम डिफिकल्टी लेवल है। मोहर सॉल्ट दूंगी, सेम डिफिकल्टी लेवल है। क्योंकि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता, तो आप कहोगे उसकी शिफ्ट में आसान आया, मेरे शिफ्ट में मोहर सॉल्ट के साथ दे दिया। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला मैं आपको करा के आई हूं, ब्लीचिंग पाउडर का करा के आई हूं, ऑक्सलेट का करा के आई हूं, हमने मार्शल एसिड, कारोज एसिड, सबके फॉर्मूले किए हुए हैं। तो अब मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है ये NH4+, ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नाइट्रोजन यहां निकालोगे, ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। एक ही चीज है जो ऑक्सीडाइज हो सकती है, आयरन। तो मैं फेरस सल्फेट दे दूं, मोहर सॉल्ट दे दूं, एक ही बात है,
राइट। मोहर सॉल्ट में भी तो फेरस सल्फेट ही है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यानी यहां पर अब तो मुझे पता चल ही गया, एक ही फेरस है तो फेरस से फेरिक बनने में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। और KMnO4 में एसिडिक मीडियम में कितने होते हैं, 153 के हिसाब से, बैन 153 के हिसाब से 5। तो मुझे पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चेक करना इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मोलैरिटी कितनी दी है, 0.01। और एडेड टू दूसरे का वॉल्यूम कितना दिया है, 20 ml। द इनिशियल रीडिंग ऑफ 50 ml ब्यूरेट, 50 ml की ब्यूरेट रखी है आपके सामने, उसकी इनिशियल रीडिंग है 0, यानी अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लेफ्ट इन ब्यूरेट, यानी एक्चुअली जो ब्यूरेट में आपने भरा है KMnO4, आपने ब्यूरेट में भरा है इतना KMnO4, हाउ मच इज लेफ्ट ये पूछा है। तो हाउ मच इज यूज निकाल लोगे आप लोग, तो हाउ मच इज लेफ्ट तो आ ही जाएगा। ये 50 ml की है, बता दिया ब्यूरेट 50 ml की है, कितनी बची नीचे वॉल्यूम, तो कितना यूज हुआ वो निकालना है। तो यानी मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वॉल्यूम निकालना इज द टारगेट। KMnO4 का एन फैक्टर क्या होता है, अब तक तो इक्वेशन लिखे बिना भी रट गया होगा, एसिडिक मीडियम में बैन में 5, यहाँ 5, ये वॉल्यूम निकालना, ये 0.01। सामने मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला कितना भी लंबा हो, है तो उसमें आयरन 2+, तो आयरन 2+ है एनीवेज, उसका भी मोलैरिटी मेरे को दे रखी है 0.05 दे रखी है। मैंने कैसे 0.05 लिख दिया, अच्छा बच्चों क्वेश्चन 7 चेक करना, तो मैंने यहां नहीं लिखी शायद ना, क्वेश्चन 7 चेक करिए, दे रखी है ना, तो मेरे से यहां लिखी नहीं रह गई, बट आपके पास क्वेश्चन आपको पता है दे रखी है, तो मैंने मोलैरिटी लिख दी। वॉल्यूम भी दे रखा है 20 ml। मुझे बताइए रिड्यूसिंग एजेंट यानी फेरस का एन फैक्टर कितना, वॉल्यूम और मोलैरिटी से ऊपर उठो प्लीज, मेरे को बताओ उसका एन फैक्टर कितना, शाइला Fe2+ का एन फैक्टर कितना, 5। Fe2+ का एन फैक्टर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल, 1। मैंने यहां लिखा नहीं क्योंकि पिछले 3-4 क्वेश्चन में ये बहुत बार आ गया कि फेरस का एन फैक्टर कितना होता है, 1। फेरस की लाइफ सिर्फ एक ही है फेरिक, उसका एन फैक्टर तो सबसे पहले पुट करना चाहिए 1। आ जाएगा वॉल्यूम, जब वॉल्यूम निकल के आया मेरा 20 ml, तो पता चला जी 20 ml कंज्यूम हो, तो नीचे कितना बचा, 30 ml। अब कुछ लोग बहुत ही डल, स्लीप, सर दबा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सीइंग माय ऑडियंस रिएक्शन, मेरा फ्लो तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब आप पहले नोट करिए जहां से छोड़ा था, कहां से छोड़ा था मैंने, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को जब आप आपस में रिएक्ट कराते हैं, उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दूसरे के। मैं नंबर ऑफ मोल्स के साथ ये नहीं लिख सकती, असर्शन रीजन में पकड़ी जा सकती है बात कि क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। आपके सामने वो इक्वल नहीं है, एक 5 और एक 1 है। लेकिन अगर इसी को मैं 5 से डिवाइड कर दूं और इसी को मैं 1 से डिवाइड कर दूं, फिर तो इक्वल हो गए। डिवाइड करने के बाद क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बोथ आर ऑलवेज सेम, अगले चैप्टर में आएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यस। लेकिन आपके सामने नंबर ऑफ मोल्स तो मैं बराबर नहीं कह सकती थी, इसके 1 मोल इसके 5 मोल के बराबर है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में सिर्फ और सिर्फ एक बात आती है, इक्विवेलेंट कितने हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट कितने हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। फिर आता है वो कैसे निकालू, नॉर्मेलिटी से निकालो जी, N1V1। नॉर्मेलिटी मेरे को नहीं आ रही एकदम से, तो फिर मैंने आपको उसको भी कन्वर्ट कर दिया कि M1V1 इंटू एन फैक्टर, मतलब सीधे आप इस पे पहुंचे। गुड क्वेश्चन आस्क्ड, ये बनता था क्वेश्चन पूछना। ठीक है, अब क्लियर हो गया, आ गया सबके पास ये बैन 153 तक एवरीवन, और ये भी आ गया। चलिए अब ये था हमारा क्वेश्चन 1, इसको अगर नोट कर लिया हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो करिए। इसका आंसर आप ही लोगों ने बताया था, पता नहीं मैंने तो शायद लिखा भी नहीं है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, अब तो नोट करते में और आपको लगेगा ये तो आता ही है, क्यों दोबारा कर रहे हैं नोट, क्विक।
इसके बाद मैं फ्लो में खत्म करूंगी, बाकी का आप पीडीएफ से नोट करेंगे। यानी वही ऑक्जेलिक एसिड और KMNO4 है। आपको एन फैक्टर वगैरह आपके हाथ में होगा, तो इस क्वेश्चन को मैं कराऊं उससे पहले KMNO4 का एन फैक्टर, अब इसमें एसिडिक नहीं दे रखा हो अगर, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड खुद एसिडिक है, इसीलिए क्या लोगे आप 5, और ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर 2। 3 नहीं भाई, वो फेरस ऑक्जेलेट था। ठीक है, यही गलतियां बचानी है, अभी करिए, बेझिझक करिए, दिस इज राइट टाइम, ताकि करेक्ट हो जाए। तो अब मेरे को एन फैक्टर पता है, तो मेरे लिए फॉर्मेलिटी रहेगी करना चेक क्या कर रही हूं मैं इस क्वेश्चन में, अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया। अब मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग बनाए, मैं अब इक्वेशन लिखने के झंझट से भी मुक्त हो रही हूँ कि क्यों लिखूं मैं, पिछले में आपने देख लिया कितना टाइम जा रहा है मेरा। व्हाई डू आई नीड इक्वेशन इफ आई रिमेंबर एन फैक्टर, 12th में तो करना ही है। मुझे पता है KMNO4 का एन फैक्टर, चुपचाप आपने 5 पुट करना है, और ये क्वेश्चन में आपको दोनों चीज दे रखी है, चेक कर लो, मोलैरिटी और वॉल्यूम। इसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर आपको आई सिंपली नीड टू पुट, उससे मेरी मोलैरिटी तो आ गई 1/8 मोल्स पर लीटर। बट क्वेश्चन में फिर इनको लगा इतना इजी कैसे, ये कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। तो मुश्किल करने में इन्होंने देख लिया, जो बच्चा यूनिट पे ध्यान नहीं देता वो गया यहाँ पे। आप देखिए इसमें जैसे ही स्ट्रेंथ पूछते हैं, मोलैरिटी की जगह क्या बोल दिया, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहा जाता है ग्राम पर लीटर को, ये 12th में काफी पॉपुलर टर्म रहेगी पहले ही चैप्टर से। तो ग्राम पर लीटर, यानी आपने मोल पर लीटर में दिया मोलैरिटी, आपको सिर्फ अब क्या करना है, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1/8 मोल पर लीटर। एक्साइटमेंट में हम 1/8 को टिक करने वाले हैं, क्योंकि आंसर आ गया, और 1/8 होगा एक, और आपके -1 होंगे। आपको उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके ग्राम्स पर लीटर में देना था, तो आपने दिया मोल्स पर लीटर में, रॉन्ग, आपको उसको ग्राम्स पर लीटर में करना है। अगलों को इतने पे भी चैन नहीं आया, इसके बाद भी लिखा हुआ है इन ग्राम्स पर लीटर डैश इंटू 10 की पावर -2। तो आप इस पे भी खुश हो कि 15.75 को टिक नहीं कर सकते, आपको किस पे जाना पड़ेगा, और ये इंटीजर टाइप है तो टिक करने का तो सवाल ही नहीं, आपको वैल्यू क्या पुट करनी है, 1575 ग्राम पर लीटर। ये आपकी पेशेंस का चेक मारा है इसमें, और कुछ नहीं, कि वो बच्चा जो पढ़ा है यहां तक तो वो पहुंचेगा। इतनी मेहनत करके आप और हम पढ़ रहे हैं, यहां तक पहुंच के सही करके फिर भी -1 करा के आते हैं। दैट इज व्हाट फ्रस्ट्रेशन, दैट इज व्हाट स्टूपिड मिस्टेक इज, इट इज नॉट स्टूपिड मिस्टेक। आपको रेस में हर्डल्स बहुत डाले जा रहे हैं। आप सोच रहे हो सिर्फ सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा है, नहीं, आपका मेंटल एप्टीट्यूड भी पकड़ लिया साथ में, कि आप यूनिट देखते हो कि नहीं। ये गलतियां करके आ रहे हैं ज्यादातर बच्चे, जिसमें हम लोग फेलियर हो जाते हैं कि यार कर नहीं पाए ये। आप हम सबको ये आता होता है जिसने भी क्लास लगाई है, लेकिन गलती कहाँ होती है, दीज आर ब्लंडर्स, स्टूपिड मिस्टेक्स, जो एक हमारा बेसिक नेचर बन जाता है अक्सर, कि देखते ही नहीं, आदत ही नहीं डालते वहां जाने की। तो अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 8, इसी में पास्ट ईयर में, अभी 12th भी करा रही हूँ, बहुत इजी, आप 1 मिनट में कर लोगे। 31st क्वेश्चन पे आना, लास्ट क्वेश्चन मेरी डीपीपी का, पास्ट ईयर से जस्ट ऊपर जो 31st क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे को लगता है अब आप समझने लायक हैं। अब अगर मैं पहले, इससे पहले जो मैं 31st क्वेश्चन पे पहुंची हूं ना, उससे पहले जो 30 क्वेश्चन है उसमें मैंने इसी चीज की प्रैक्टिस कराई है, इसका एन फैक्टर। आपसे अभी मैंने फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर किया। जब हम उल्टे से डीपीपी करते हैं तो हम ये मानते हैं आखिरी के 15 क्वेश्चन जिसके हो गए वो शुरू के तो हो ही जाएंगे, वहीं तक पहुंचाना है। मुझे बताइए कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, +1। क्यों, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन जैसा ही है, -2 होती है, तो कॉपर की +1, सल्फर की क्या होगी, -2। इसके सामने कौन सा एजेंट लाए हुई हूं मैं इसमें, KMNO4 इज सच अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इसके रास्ते में आएगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो कॉपर किस में जा सकता है, +1 से +2। इतना आपको आदत हो गई होगी कि कॉपर की एक +2 बड़ी फेमस है कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर किस में कन्वर्ट होगा, सल्फर किस में कन्वर्ट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, -2 से 0 पे चैन नहीं लेगा और आगे जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काफी स्ट्रॉन्ग है, सल्फर डाइऑक्साइड तक ले जाता है। ऑक्सलेट में कार्बन डाइऑक्साइड गया था, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में बच्चों सल्फर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी,
अब बताना इसका एन फैक्टर। सॉरी, सल्फेट के आगे तो बाय डिफॉल्ट आदत है, मतलब सल्फर के आगे तो O4 ही लगना होता है। आई एम सॉरी, माय बैड। आंखें हैं, ये 2 दिख रहा है, तो इधर 2 कॉपर है तो इधर भी 2 कॉपर होंगे। क्यों मैं सजा के दूं हर बार, ये खुद ढूंढना था भाई। जब इसको KMnO4 आके अटैक कर रहा है तो 2 कॉपर है। आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर, ये हेल्प नहीं मिलेगी, ये मदद नहीं लगेगी। अब खुद सोचो ना, मैंने जब आपको फेरस ऑक्सिलेट कराया तो बोला ना, ऑक्सिलेट में 2 C थे तो CO2 बना, तो 2 CO2। ये करके देना, अगले तुम्हारी जगह पेपर रखने को असिस्टेंट रख देंगे, पेपर देने को छोड़ो, तुम बस पेमेंट करो, एक असिस्टेंट दे देगा पेपर तुम्हारा। ये असिस्टेंट वाला काम करा रही हो मेरे से। अब बताओ कितने वैरायटी आ रही है। अब आ जाएगा सबका 8। चलो चेक करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, और वहां कितने हैं 6। एन फैक्टर इज 8। तो मैंने 31 क्वेश्चन तक पहुंचाने में एन फैक्टर की मेहनत की, जो मैं रिवर्स चली, तो मुझे लगता है आपके लिए आसान होगा। अब देखना जरा 31st क्वेश्चन, डू आई नीड टू इंटरफेयर और नॉट। चेक, क्वेश्चन पढ़ो और ये देखो, क्योंकि पास्ट ईयर दिख रहे थे, लालच आ रहा था तो डाल दिए। अब सुनिए क्वेश्चन क्या है, रेदर पढ़ लो एक बार 12th क्वेश्चन पास्ट ईयर्स वाली स्लाइड पेज पे प्लीज। लास्ट क्वेश्चन दिखेगा आपको। 100 ml सोल्यूशन बनाई 1.43 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डॉट XH2O लेके। नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन ये है, आप बताइए x कितना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच देखो क्या है। एक होता है रेडीमेड आंसर छापना, अब आप उससे ऊपर उठ चुके हैं, आपको पता है यहां तो छाप लोगे, टेस्ट में क्या करोगे। अप्रोच सोचो इसकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मेरी अप्रोच क्या होती है, गिवन क्या क्या है मैं पहले वो लिखती हूँ, ताकि मुझे क्लैरिटी आए कि मेरे को करना क्या है। मैंने देखा, मैंने खुद इसमें जो सोल्यूशन दे रखा है वो मुझे ही नहीं समझ आया, मैंने क्या क्या लिख दिया है। आप इजी वे से सोचो, अप्रोच को पकड़ो। अप्रोच क्या है भाई, कितना सोडियम कार्बोनेट दिया है, इतना। कितने में दिया है, 100 ml में। बता क्या रखा है, एक और चीज, नॉर्मेलिटी इतनी है। यहां आते हम एक बार अटकते हैं। अब क्या, पहले तो जो नॉर्मेलिटी बता रखी है उसका फॉर्मूला खोला मैंने। अप्रोच हमेशा ये होनी चाहिए, जो गिवन है उसके अंदर हिडन क्या क्या है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। मेरे पास नॉर्मेलिटी है और मेरे पास वॉल्यूम है। आप देख लीजिए, वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, तो मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से मैं कुछ पकड़ सकती हूँ। तो सबसे पहला काम, मैंने आंख बंद करके जो जो लिखा हुआ था वो डाल दिया, कि मेरे को अप्रोच समझनी है, मेरे पास गिवन क्या है, छुपा हुआ क्या है वो देखना है। इससे एक ही चीज आई मेरे पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हुआ, ये आया, दिख रहा है सबको, कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। अब मेरी बात अटकती है, मैं क्या अप्रोच रखूं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है क्या, अगर आपको ये पता चल गया, जॉब डन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज मास गिवन इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, दिस बाय इक्विवेलेंट वेट। अब मैं आगे ये जानती हूं कि मेरे को ये पता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 0.01 है, मेरे को ये पता है। गिवन मास तो दे ही रखा है क्वेश्चन में 1.43। अब समझो आखिरी चीज पे मैं आती हूं, मेरे से इतनी देर से समझ ये नहीं आ रहा मैं इसका x कैसे निकालूं, यही चक्कर है। और ये मुझे कितना दे रखा है 1.43, x कैसे निकालूं मुझे वो समझना है। तो अब सीधी साफ बात, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को भी और खोलती हूं, फिर खोलते जाएंगे, अप्रोच मिलती जाएगी। गिवन मास 1.43 बाय इक्विवेलेंट मास कैसे निकालूं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट अगर आपको याद हो, मोल कॉन्सेप्ट में कराया था, कोई सॉल्ट दिया जाता है, लास्ट क्लास मैंने एक लाइन बोली भी थी, कोई भी सॉल्ट देते हैं आपको तो उसके मोलर मास को टोटल कैटायनिक चार्ज से डिवाइड कर दिया करो। तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। अब इसका वेट निकालो, तो सोडियम कार्बोनेट का वेट कितना होगा, 2 सोडियम और 1 कार्बोनेट, कुल मिला के 106 प्लस XH2O। मेरे को x निकालना है, एक H2O का 18, 2 हुए तो 2 इंटू x ही निकालना है। तो अब मुझे पता है कि गिवन मास है 1.43, इक्विवेलेंट मास कितना होगा, यही होगा। अब कोई इसको पूरे को 2 से डिवाइड करके
53 प्लस 9x भी लिख सकता है, वो एक ही बात है, एक इक्वेशन को 2 से आप डिवाइड कर दो, हो रही हो तो, अवॉइड डुप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं। बट जैसे भी है, इससे x मेरा अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा। इट मींस व्हाट, वो जो सोडियम कार्बोनेट था वो डॉट 10H2O था। देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन एकदम से पढ़ के पता नहीं लगता कैसे निकालोगे। जो चीज गिवन है उससे खुलता गया खुलता गया खुलता गया और आपके पास क्वेश्चन आ गया। क्लियर सबको ये? इसका सोल्यूशन मेरे बारकोड में जो है कुछ ऐसा ही, थोड़े डिफरेंट तरीके से है, नॉर्मेलिटी और उसमें लेके। आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, या समझ आ गया हो तो खुद कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो अब इसके बाद मेरे पास ये क्वेश्चन हमने कर लिया। आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्री में आज नहीं करा रही है, एक एक स्लाइड की, वो भी रटाना है, वो मैं फिर किसी और दिन उठाऊंगी। अभी मेरे पास टाइट्रेशन के 2 टॉपिक्स और आने हैं, अगले चैप्टर में भी और 12th में भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। या जब मेरे को मौका मिला मैं आयोडोमेट्री आयोडीमेट्री करा दूंगी, वो मेरे बिना कराए भी वैसे आप कर सकते हैं। जब आप देखेंगे उसका कोई क्वेश्चन रिसीव होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने आयोडोमेट्री का क्या दे दिया, एन फैक्टर निकाल के। अब तो एन फैक्टर से करना है आपको, अब तो कोई और चाहिए ही नहीं चीज। तो ये खुद आप कर पाएंगे, जो मैं उम्मीद करती हूं। नहीं भी कर पाएंगे तो विल बी टेकिंग इट, क्योंकि टाइम नहीं अलाउ कर रहा। और टाइम अलाउ करता भी तो भी मेरा टारगेट था आज आयोडोमेट्री आयोडीमेट्री करा के आपके याददाश्त को नहीं मैं खराब कर सकती। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट